राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम सबसे पहले बात करेंगे मित्रता दिवस की और हम बधाई देंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने 144 ट्रेनी आईपीएस अधिकारी को संबोधित किया और उसे राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के बारे में बताया। साथ ही हम आज याद करेंगे बाल गंगाधर तिलक जी को, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया और आज हम आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करते हैं मित्रता दिवस की, क्योंकि मित्रता एक बहुत ही प्यारा शब्द है और समर्पण का दूसरा नाम है। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है मित्रता के बारे में, तृप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है, रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे मित्र वही है, प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही है, अश्रु बूंद की एक झलक को से जो दहला दे मित्र वही है। तो मित्रता के बारे में मैथिली शरण गुप्त जी की यह पंक्ति जब आप बार बार दोहराते हैं तो आपके हृदय में एक जो प्रेम की अंकुर निकलती है, जिसका कहीं कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मित्रता की बात आती है तो लोग कृष्ण और सुदामा की चर्चा करने से भी बाज नहीं आते, क्योंकि कृष्ण और सुदामा की मित्रता के साथ साथ अनेकों ऐसे मित्रता के उदाहरण हैं जो मित्रता की शक्ति को दर्शाने का काम करता है। आज बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्य तिथि है और आपको याद होगा, आप पढ़ते होंगे जब कभी भी इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक समाचार पत्र, तो उसके संपादकीय पेज पर बाल गंगाधर तिलक जी की वह पंक्ति जो है वो दर्ज है, जो इंडिया दर्पण प्रकाशित करता है। जो हमने समाचार पत्र का प्रकाशन इसलिए नहीं किया है जो हम सरकार की आलोचना न कर सकें। अगर सरकार की आलोचना करने के कारण अगर सरकार हमसे नाराज होती है तो सरकार के उस नाराजगी की हमें कोई परवाह नहीं है। यह एक बहुत बड़ा संदेश है कलम नवीसों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, जो अगर हम मीडिया के क्षेत्र में हैं तो हमें किसी भी सरकार की नाराज़गी से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ सत्य स्थापित करना है। जो बातें सरकार तक पहुंचनी चाहिए उससे बेहिचक हमें पहुंचाना है। यही बात राष्ट्र सर्वप्रथम की जो मूल मंत्र है उसके जड़ में यही है कि हम सबसे पहले राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हुए सिर्फ राष्ट्र के लिए सोचें और राष्ट्र के लिए करें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 144 ट्रेनी आईपीएस को संबोधित करते हुए राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का जो मंत्र दिया, यह अपने आप में एक प्रेरणा भी है और इसे बेमिसाल भी कहा जा सकता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह बताएं कि भारत की राजधानी दिल्ली में हमेशा जल को लेकर समस्या उत्पन्न होती रहती है। जब गर्मी का मौसम आता है तो यमुना नदी का पानी का जल स्तर कम होने पर दिल्ली वासियों को
पानी की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। वहीं जब बरसात का मौसम आता है तो बारिश के कारण दिल्ली के सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण खोजने पर यह बात सामने आया है कि जो तालाबें दिल्ली में थी वह या तो सूख गई या उस पर अतिक्रमण करके उसे ढक दिया गया। एनजीटी द्वारा इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस ए.के. गोयल द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जितने भी पुराने तालाब हैं उन्हें अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। इसी क्रम में इसारपुर स्थित जो दक्षिण पश्चिम जिला में है, एनजीटी ने 5 साल पहले उसे अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए कहा था, लेकिन 5 वर्षों में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर एनजीटी ने सख्त निर्देश देते हुए जल बोर्ड के मुख्य अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि अगली तारीख 12 नवंबर से पहले आप उस पर कार्रवाई करके एनजीटी को अवगत कराएं। वहीं एक खुशी की बात यह है कि 40 वर्ष बाद पुराने जागीपुर तालाब को पुनर्जीवित कर लिया गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राज्य सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, बहुत छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे हस्ती से जिन्हें सुनकर जानकर न सिर्फ हिंदुस्तान वासियों का कलेजा फूल जाएगा, बल्कि नेपाल के जो निवासी हिंदुस्तान में रहते हैं या जो नेपाल में राष्ट्रीय चैनल कात्यायनी को देखते हैं, उन्हें यह जानकर खुशी का अनुभव होगा कि एक दिल्ली में पढ़ा लिखा बच्चा किस प्रकार शिक्षित होकर नेपाल जाता है और वहाँ एक विद्यालय का प्राचार्य बन जाता है। हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर भोलानाथ योगी से। बस एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाए नहीं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर फिर से आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि हम आपसे मिलवाएंगे डॉक्टर भोलानाथ योगी जी से, जो हठ योग के प्रचारक हैं। साथ ही ये गुरु गोरखनाथ हठ योग विषय पर इन्होंने काम किया है। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने संस्कृत के उत्थान के लिए, संस्कृत के विकास के लिए
लगातार काम कर रहे हैं। ये भारत जो हिंदुस्तान की राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली में ये रमेश नगर स्थित मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। ये मात्र 11 वर्ष की उम्र में इस महाविद्यालय में आए थे और इन्होंने यहाँ शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने राष्ट्र लौट गए। अपने राष्ट्र नेपाल में जाकर उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण किया और आज डॉक्टर भोलानाथ योगी एक हठ योग के ही नहीं विभिन्न विषयों के एक ज्ञाता के रूप में एक अलग ही पहचान रखते हैं। हम उनसे बात करते हैं, हम आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे हम वे सारी बातें करेंगे जो संस्कृत के विकास के लिए, संस्कृत के उत्थान के लिए आवश्यक है। आज संस्कृत की स्थिति क्यों इतनी खराब होती चली जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और भारत की सरकार हो या नेपाल की सरकार हो, उसे संस्कृत के विकास के लिए, उत्थान के लिए, इस देव भाषा की रक्षा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, हम इस पर भी बात करेंगे। साथ ही हम इनसे बात करेंगे, आज चूँकि मित्रता दिवस है और भारत और नेपाल की मित्रता जग जाहिर है, तो मित्रता दिवस के अवसर पर आज नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी, नेपाल से पीएचडी किए हुए, हिंदू विद्यापीठ नेपाल के डांग के प्राचार्य डॉक्टर भोलानाथ योगी से यह जो वार्ता रखा है, यह वार्ता दो राष्ट्रों के बीच की मित्रता की जड़ को मजबूत करने का काम करेगा, ऐसी उम्मीद नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी रखता है और आप सभी राष्ट्रवासियों से निवेदन करता है कि आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस मित्रता दिवस के अवसर पर दो राष्ट्रों की जो मित्रता है वो बेमिसाल बन सके। डॉक्टर भोलानाथ योगी जी, आपका नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर स्वागत है और हम चाहेंगे जो आप सबसे पहले मित्रता दिवस के अवसर पर आप मित्रता से ही अपनी बात की शुरुआत करें। उससे पहले आप अपना परिचय हिंदुस्तान के दर्शकों को और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को दें। धन्यवाद। मेरा संक्षिप्त परिचय है, मैं डॉक्टर भोलानाथ योगी। बेसिकली मैं संस्कृत का छात्र हूँ, बाद में अध्ययन के और कई भी आयाम आए। मैंने कक्षा 7वीं से यहाँ मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययन किया, दिल्ली में, रमेश नगर में है, दिल्ली रमेश नगर में। और अभी उसके बाद में जो उच्च शिक्षा मैंने नेपाल से हासिल की। और आपके जो मित्रता की दिवस की बात कर रहे हैं, मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, मित्र के आंखों से समीक्षा करनी चाहिए। मित्र का राजपत्नी, गुरुर पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च, स्वमाता और भार्या माता, ये 5 मित्र क्या कहते हैं, माताएं कहलाती हैं। तो मित्र का ये इतना बड़ा स्थान है कि मित्र पत्नी को माता तक कहा जाता है। तो मित्र का वो महत्व है। भारत और नेपाल के संबंध की बात की तो नेपाल और भारत का संबंध क्या है कि जिससे के साथ में 7 कदम चला जाए उसको मित्र कहते हैं। तो उत्तर में प्रश्न आता है कि कैसा मित्र है, तो अगर 7 कदम चलने पर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। मगर जिसके साथ में एक रात बैठा हो, एक साथ में खाना खाया हो, तो वो मित्र नहीं, वो स्वयं हो जाता है। भारत और नेपाल की जो सीमाएं, खुली सीमाएं हैं, आना जाना रहता है। नेपाल के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, भारत के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। तो एक देश में आना जाना हर एक प्रकार का संबंध है। तो ये 2 देश का संबंध ही नहीं हो करके एक बहुत बड़ा, एक इससे बड़ा मित्रता का उदाहरण और नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति है।
राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में भोलानाथ जी ने बताया जो मित्रता क्या है और इन दो राष्ट्रों की जो खुली सीमा है यह मित्रता का प्रमाण है। हम आप इनसे बात करेंगे भोलानाथ जी से, जो कि आप संस्कृत विषय आपका रहा है और आज संस्कृत की स्थिति काफ़ी दयनीय है, क्योंकि आप संस्कृत के छात्र भी रहे हैं और अब आप प्राचार्य भी हैं। तो आप जरा राष्ट्र को यह बताएं और हम आपसे चाहेंगे कि आप सरकार को, दोनों देशों की सरकार को यह बताएं जो कि संस्कृत के उत्थान के लिए सरकार को क्या करनी चाहिए। ऐसा है कि संस्कृत भाषा देव भाषा मानी जाती है, देव भाषा संस्कृत, और वेद भाषा भी संस्कृत है, यानी कि ज्ञान की भाषा भी संस्कृत है। वैसे तो संस्कृत की जितनी बुरी दशा हो जाए संस्कृत पलायन नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक इसका व्याकरण जीवित है, भगवान शिव के डमरू से निकले हुए जब तक सूत्र जीवित है, तब से संस्कृत पलायन तो नहीं होगा। मगर क्या है कि आधुनिक जमाने में लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि संस्कृत की विशेषता क्या है। एक सूत्र है, वेदस्य नित्यत्वात् ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वात् ईश्वरः गतकल्पियं वेदम स्मृत्वा उपदिशति। वेद नित्य है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर ही गतकल्प में हुए घटनाक्रम को लेकर के इस जमाने को फिर उपदेश करता है। आज जैसे टेलीफोन वगैरह आए हैं, कंप्यूटर्स आए हैं, टेलीफोन में सारी बातें हो जाती हैं, जूम के माध्यम से, हर एक माध्यम से कार्यक्रम हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि प्राच्य विद्या कुछ भी नहीं है, आधुनिक विद्या या आधुनिक विज्ञान सिर्फ आधुनिक है, ये भौतिक विज्ञान क्या है, प्रयोग सिर्फ है। मगर इसमें जो ज्ञान है वो भी प्राच्य ज्ञान से ही आता है। जो मैंने सूत्र बताया, वेदस्य नित्यत्वात् ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वात् ईश्वरः गतकल्पियं वेदम स्मृत्वा उपदिशति। तो ईश्वर गतकल्प में क्या क्या हुआ था उसको मद्देनजर करके अभी ज्ञान देता है। अभी हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे कंप्यूटर में ज़्यादा करते हैं, सफल हैं, अथवा मोबाइल वो बहुत ज़्यादा चलाना जानते हैं, वो समय के अनुसार ज्ञान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग वेद को भूल जाएं, क्योंकि आज का कंप्यूटर, आज का मोबाइल भी वेद निश्रित ज्ञान ही है। तो संस्कृत विषय के लिए अभी नेपाल और भारत में थोड़ी उपेक्षा भाव है सरकार को, विशेषकर सरकार का ही दोष नहीं है, लोगों में एक वो जागरूकता नहीं है संस्कृत शिक्षा की क्या महत्ता है। अभी कोरोना काल में लोगों को पता लगा कि संस्कृत शिक्षा क्या महत्व है, अध्यात्म का क्या महत्व है, क्यों आदमी आत्महत्या करता है, इस विषय में लोगों को अब जागरूकता आई है। अभी संस्कृत के बारे में आपने भी बुलाया मैं इसीलिए। तो मैं आज से मैं 1970 में यहाँ दिल्ली आया था संस्कृत पढ़ने के लिए। हालांकि नेपाल में जहाँ मैं रहता वहाँ पे संस्कृत स्कूल था, हमारे गुरुजी थे एक मित्रनाथ योगी जी, वो यहाँ प्राचार्य होने की वजह से वो हमें लेके आए थे। तो दिल्ली बड़ा शहर है, जाते हैं, एक भारत का बड़ा वो क्या कहते हैं राजधानी है। तो यहाँ हमने कुछ अध्ययन करने के लिए सोचा, यहाँ आए। मैं 11 साल का था तब मैं जब आया था यहाँ संस्कृत पढ़ने के लिए। तो मैंने यहाँ प्रथमा भी 2 साल में किया। मैंने प्रथमा मतलब 8वीं कक्षा बराबर सरकारी मान्यता थी। उसके बाद में पूर्व मध्यमा जो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष करके 2 साल का हुआ करता था, 9वीं और 10वीं, और उसके बाद में मध्यमा भी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष करके 11वीं 12वीं मैंने यहाँ पूरा करके फिर मैं जरा थोड़ा सा वयस्क हुआ तो अपने देश में ही फिर पढ़ने की व्यवस्था वहाँ से थोड़ी सी दूर पड़ती थी, तो वहाँ जाकर मैंने आगे की पढ़ाई की। हम भोला जी ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पीएचडी भी कर लिया है, आपने अपने डॉक्टरेट की उपाधि एक बहुत बड़ी उपाधि होती है हायर एजुकेशन में, उसे एक बड़े ही सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। और आप हिंदू विद्यापीठ नेपाल के दांग के प्राचार्य भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। संस्कृत जब इतना विशाल है, इतना संस्कृत की जड़ें मजबूत है, तो फिर आखिर ये कारण क्या है जो कि संस्कृत को जो स्थान मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है? ऐसा है कि लोगों का रुचि नाम वैचित्र्य, लोगों की रुचियाँ चेंज होती रहती हैं। अभी आधुनिक ज़माने में क्या है कि भौतिक साधनों से लोगों की तृप्ति हो रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 42-43 साल पहले नासा ने क्या पता लगाया कि संसार के अस्तित्व गमन के 2 छोर हैं, और उनको ब्लैक होल और वाइट होल नाम से उन्होंने संबोधन किया कि ब्लैक होल से गया हुआ पदार्थ वापस नहीं आता है, व्हाइट होल से गया हुआ पदार्थ वापस आता है, ऐसा उन्होंने कहा।
मगर नासा के इस कार्यक्रम में, हिंदी कार्यक्रम मैंने सुना था, उसका वैज्ञानिक कार्यक्रम है, उन्होंने वहाँ पर ये श्लोक भी कहा कि शुक्ल कृष्ण गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यातना वृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल और कृष्ण दो गतियां जगत की, ये शाश्वत मति है। भगवान गुरु गोरखनाथ कहते हैं बिरला जान ही भेदा निभेदा, बिरला जान ही द्विपख छेदा। किसी किसी को मालूम है कि भेद में अभेद है, अभेद में भेद है। किसी किसी को इसी मालूम कि ये संसार के अस्तित्व गमन के दो छोर हैं। तो आज के वैज्ञानिक लोग जो बातें पता लगा रहे हैं, चाहे किसी भी अभी तक का कोई, चाहे ग्रेविटी का पता लगाया हो या फिर अस्तित्व गमन का पता लगाया, जितना भी है सब संस्कृत साहित्य में पहले से भरा पड़ा है, मगर उसका आधुनिकरण हो गया है। सरकार, भारत के सरकार में अभी थोड़ी सी रुचि कम दिखाई देती है, उसमें दोष जनता का भी है, उन्हें संस्कृत प्रति वो रुचि वो पैदा नहीं कर पा रहे हैं। हम यहीं आपको रोकेंगे, हम आपसे यही जानना चाहते हैं जो आखिर यह रुचि कम होने का कारण क्या है। जब यह इतना विशाल भाषा है और इतना सशक्त भाषा है, तो आखिर लोगों की रुचि कम क्यों हो रही है, यही जानना चाह रहा हूँ। सरकार ऐसा है कि लोग प्राप्ति में विश्वास करते हैं, संस्कृत विषय त्याग में विश्वास करता है। जैसे आधुनिक विषय पढ़ाने वाले घंटी में विश्वास करते हैं, यहाँ संस्कृत क्या शिष्यत्व में विश्वास करते हैं। वहाँ के गुरु लोग सुबह उठ के 4 बजे से शिष्यों को पढ़ाएंगे, वो तनख्वाह नहीं देखते हैं। वो इसीलिए अब ये कि सरकार में भी संस्कृत के लिए कोई फैकल्टी नहीं खोली गई कि भाई संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी ये जॉब पाएगा। तो ये क्या कहते हैं, आकर्षण, जीविका का आकर्षण बहुत कम कर दिया गया संस्कृत विषयों के लिए। तो इसकी वजह से भी एक वो क्या कहते हैं, संस्कृत विषय पढ़ना नहीं चाहते हैं। और दूसरा बहुत बड़ा प्रसंग अभी ये है कि लोग अमेरिका वगैरह कई बड़े देशों में जाना चाहते हैं और वहाँ संस्कृत शिक्षा नहीं चलेगी, उनको ऐसा भ्रम है। हालांकि अभी आपको पता होगा कि अमेरिका आदि तमाम देशों में, विकसित देशों में अगर संस्कृत फैकल्टी नहीं खोली गई, प्राच्य विद्या की फैकल्टी नहीं खोलती, वो विश्वविद्यालय पूर्ण नहीं माना जाता है। हालांकि अभी मैंने बताया जैसे कि कोरोना होने की वजह से लोगों को पता लगा प्राच्य विद्या कितना महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, और साथ साथ ही जो अध्यात्म विद्या है वो संस्कृत शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिन्होंने संस्कृत पढ़ा है उनको पता है कि एक श्लोक वाचन में ही कितना आनंद है, कितना उमंग है। भोला जी, हम यहीं पर आपसे फिर एक बार यह बात करेंगे जो कि आप जो है हठ योग विषय, हठ योग विषय पर आपने जो है सो काफी काम किया है और उसका प्रचार भी कर रहे हैं। तो यह हठ योग विषय क्या है और आप इसका प्रचार किस प्रकार से कर रहे हैं? कारेण तो सूर्यो सब ठकारस चंद्र उच्यते सूर्य चंद्र मसौर योगा हठ योगो विधीयते। हठ योग क्या है कि हकार मतलब सूर्य यानी कि उष्णत्व, ठकार में चंद्रमा यानी कि शीतत्व। उष्णत्व और शीतत्व का जो समायोजन है वो हठ योग है। ऐसा है कि जैसे आसनेन रुजो हंति प्राणायामेन पातकम विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण सर्वदा। यो पातकता का जो नाश करना है, पातकता क्या विषय है कि मन में उठने वाले जो भी खराब विचार हैं, जो भी अनित्य विचार हैं, गलत विचार हैं, उनको उठने, जड़ से उठने नहीं देने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। उसमें शुद्धि लाती प्राणायाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भोलानाथ योगी जी, आपने बड़े ही विस्तार से न सिर्फ संस्कृत के संदर्भ में बताया, लेकिन आपके दिल में श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रति जो आस्था और जो स्नेह है और अपने गुरु के प्रति जो आपके मन में एक समर्पण की भावना है, यह राष्ट्र आपको बहुत बहुत साधुवाद देता है। और चूंकि आप नेपाल के निवासी हैं और उस राष्ट्र के साथ साथ आप भारत की विशेषता को आप राष्ट्रीय चैनल कात्यायनी पर रख करके और यहाँ के गुरु परंपरा को जो आपने एक सम्मान देने का काम किया है। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप अन्य खबरों के लिए बने रहे नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
आज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक की 101वीं पुण्यतिथि है। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिकन गांव में हुआ था। इनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक की प्रेरणा व अपने परिश्रम के बल पर इन्होंने 1879 में बीए तथा कानून की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने अपनी सेवाएं पूर्ण रूप से एक शिक्षण संस्था के निर्माण को दे दी। सन 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल और कुछ साल बाद फर्गुसन कॉलेज की इन्होंने स्थापना की। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। लोकमान्य तिलक ने जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव पूरे सप्ताह मनाना शुरू करवाया। यह आज भी मनाया जाता है। तिलक के क्रांतिकारी कदमों से अंग्रेज इतना बौखला गए कि उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 साल के लिए इन्हें देश निकालकर बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले लोकमान्य ने मराठी में मराठा दर्पण व केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए। यह जनता में काफी लोकप्रिय। सच्चे वीर बलिदानी तिलक को लोगों ने आदर से लोकमान्य की पदवी दी थी। जेल की संघर्षपूर्ण जिंदगी और डायबिटीज के कारण तिलक के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा और लोकमान्य तिलक का निधन मुंबई में 1 अगस्त 1920 को हुआ। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम की ओर से लोकमान्य तिलक को शत शत नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास रविवार को लखनऊ में किया। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के विभिन्न राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, मालदीव समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों के छात्र फॉरेंसिक साइंस के विभिन्न विषयों में पढ़ाई कर सकेंगे। इस इंस्टीट्यूट के बन जाने के बाद यूपी पुलिस की जांच और भी सटीक हो जाएगी, क्योंकि पुलिस को फॉरेंसिक जांच के सैंपलों को बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे सैंपल की जांच रिपोर्ट जल्दी मिलेगी और मामले का खुलासा भी जल्दी से जल्दी हो सकेगा। इस अवसर पर न केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया, बल्कि प्रदेश में फैले भूमाफिया पर प्रकाश भी डाला और यह भी बताया कि किस प्रकार इस भूमि को भूमाफिया के जंगल से छुड़ाकर यूनिवर्सिटी का निर्माण होने जा रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय गृह मंत्री जी का 2019 में गृह मंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के एक कार्यक्रम में आगमन हुआ था और उस समय उन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों में वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रख करके अपराध की बदलती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आज के अनुसार एक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के गठन का एक सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार इस एक नए इंस्टीट्यूट का गठन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के शिलान्यास का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं, 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था और जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने स्वयं इस बारे में इसका संज्ञान लेकर के कहा था कि भाई इसका कोर्ट में पैरवी करके पुलिस इसमें स्वयं पार्टी बने और इसे मुक्त करा करके उत्तर प्रदेश देश के अंदर अर्थव्यवस्था के लिए एक नया संबल प्रदान करने के लिए आगे आए और उसकी एक नई शुरुआत हम इस भवन यहां से करेंगे। आज है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। दोस्त देते हैं आज एक दूसरे को मित्रता की बधाई, बांटते हैं फ्रेंडशिप बैनर। लगातार बारिश के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। जुलाई 2021 के महीने में 1,16,393 करोड़ का जीएसटी राजस्व हुआ एकत्र। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया लाहौल स्पीति जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण। उन्नाव बलात्कार पीड़िता ने पीएसओ पर लगाया परेशान करने का आरोप,
दिल्ली हाईकोर्ट में दी अर्जी। पेगासस मामले पर जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा 5 अगस्त को सुनवाई। भारत ने पिछले 24 घंटों में लगाई कोविड वैक्सीन की 60,15,842 खुराक। भारत ने आज संभाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता, फ्रांस से मिली यह जिम्मेदारी। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में की 15 जगहों पर छापेमारी, एक आतंकवादी गिरफ्तार। अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर हुआ रॉकेट से हमला। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।